चलिए ठीक है, हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर स्पेसिफिक हीट होती क्या है किसी भी लिक्विड में। हम लिक्विड्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड के एक्सपेंशन पे हम लोगों ने पिछली बार बात कर ली थी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। रफली उनमें 1:2:3 का रेशियो भी है, ये बातचीत भी हो गई। तो फिर जो अब हमें थर्मल एक्सपेंशन हमें समझ में आ गया कि सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो नॉर्मली वो एक्सपेंड होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। तो लिक्विड में क्या होता होगा, कैसा होता है, थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो आप में से कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ा हो, और कोई जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें? ऐसा बेटा सही बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बातचीत में आप माइक म्यूट रखिएगा। किसी ने अभी पढ़ा है ये टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है सामने? नहीं, चलिए ठीक। लिक्विड्स का जो बिहेवियर है ना, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आप किसी चीज को, सॉलिड में क्या होता है, देखिए ये कोई मेटल पीस है, ये मेटल है मान लेते हैं। आप इसे गर्म करेंगे तो इसका थोड़ा सा बाहरी बाउंड्री फैल जाएगी, ये थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा गर्म करेंगे एक्सपेंशन भी उतना ज्यादा होता है, नॉर्मली हम ये मानते हैं। आप कहेंगे हम बहुत ज्यादा गर्म करें, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वो सॉलिड रह ही नहीं पाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। फिर तो बात वही हो गई थी, लिक्विड में कैसे होता है यही तो बताना है। तो नॉर्मली गर्म का मतलब हम मानते हैं कि एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर अगर आप चीजों को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ना शुरू होता है, बॉन्डिंग कमजोर होने लगती है, बॉन्ड्स वीक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और वही एक दौर के बाद लिक्विड फेज माना जाता है, जहां मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम होता है सॉलिड के मुकाबले, और अब वो अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। तो लिक्विड का इसलिए कोई शेप नहीं होता। गिलास में डालोगे गिलास जैसा होगा, लोटे में डालोगे लोटे जैसा होगा, वॉल्यूम वही रहना है अभी भी, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर जरूर हुए हैं लेकिन खत्म भी नहीं हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना आसान है, सॉलिड को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक लोटा पानी 5 गिलासों में डालो तो आप लिक्विड को अलग अलग पार्ट में बांट रहे हो, लिक्विड कोई रेजिस्टेंस दिखाता है क्या? अरे भाई जवाब रिस्पॉन्स दे दिया करो, ऐसा भी क्या है। सॉलिड को आप ऐसे 5 पीसों में इतनी आसानी से नहीं बांट पाएंगे, मेटल को तो स्पेशली। तो इसका मतलब है कि लिक्विड में बिहेवियर में थोड़ा बदलाव आता है, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस में तो ना शेप फिट्स है ना साइज फिट्स है, वॉल्यूम भी फिट्स नहीं है कितना होगा। उसी गैस को आप ज्यादा स्पेस में भी रख सकते हो, प्रेशराइज करोगे तो कम स्पेस में भी दबा के रख सकते हो। लिक्विड को दबाने वाली स्थिति हमारी नहीं है। आप एक बाल्टी में या बोतल में पानी भरें तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप हाथ से दबा के थोड़ा पानी को पिचका लेंगे और थोड़ा और पानी भर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लिक्विड प्रेशराइज नहीं होते, होते हैं लेकिन वो हमें रियलाइज नहीं होते, बहुत कम होते हैं।
पानी को भी दबाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, तो एक आम इंसान को अंदाज ही नहीं आ पाएगा। यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत आई है तो बोलिएगा प्लीज। कोई नहीं। तो फिर यहां पर सबसे कॉमन लिक्विड हमारे पास जो होता है उसे हम लोग वाटर कहते हैं, H2। वाटर का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा गर्म करते ही थोड़ा एनोमलस होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग एनोमलस हीटिंग इफेक्ट कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो वाटर की डेंसिटी तो आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने पिछली बार बताई थी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैंने 4 डिग्री सेल्सियस की इस प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन में आप लोगों को बताया था। किसी बच्चे को याद है क्या बताया था? सर जब सर्दियों में कोई लेक फ्रीज हो जाती है तो जो नीचे का लेयर होता है सर वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। हम्म, बिल्कुल। तो वो कैसे होता है उसको एक्सप्लेन किया था मैंने, ताकि जिंदगी में कोई कहीं पूछ लें तो आप आराम से समझा सकें कि ऐसा कैसे होता है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और हम लोग एक डेफिनेशन पे आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम भी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों जब भी स्पेसिफिक आएगा फिजिक्स में तो वो चीज यूनिट के लिए है। स्पेसिफिक जब भी लगेगा पर यूनिट हो जाएगा जो भी चीज है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते समय रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है वहां, ऐसे यहाँ हीट कैपेसिटी एक वर्ड है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग वर्ड है। मैं दोनों को समझाता हूं आराम से, पहले बात को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखा देंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी पे बात करने वाले, हीट कैपेसिटी। और मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है और उसमें 5 लीटर पानी आता है, 5 लीटर भरा हुआ है। मैंने एक थर्मोमीटर को इसमें डुबाया और देखा कि इसका टेम्परेचर क्या है। सपोज इसका टेम्परेचर T केल्विन है। ठीक हो गया। मुझे इसका टेम्परेचर 8 यूनिट बढ़ाना है तो T+1 केल्विन करना है। ऑब्वियसली इसको मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना है तो एनर्जी मैंने इसको गर्म किया। तो बच्चों यहां से एक चीज समझ में आती है हमको कि फिजिकल सिस्टम में नॉर्मली एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पे एनर्जी घटती है। ये रिलेशनशिप बाद में डिराइव भी होती है, स्पेशली गैसियस सिस्टम में। तो अभी मोटे तौर पर आप ऐसा समझिए कि अच्छा हमें तो बढ़ाना था टेम्परेचर और हम दे रहे हैं एनर्जी। आखिर कितनी एनर्जी दें कि इस सिस्टम का टेम्परेचर T केल्विन से T+1 केल्विन हो जाए। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जितनी थर्मल एनर्जी की आवश्यकता है, जरूरत है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। तो अगर यहीं पर मेरे पास एक बड़ा बर्तन हो और मेरे पास 20 लीटर पानी हो सेम टेम्परेचर पर, पानी यहां भी T केल्विन पर ही है, T+1 केल्विन यहां भी, तो यहां भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज यहां मैंने एनर्जी E2 दी और पहले वाले में मैंने एनर्जी E1 दी। तो कार्तिकेय इस बार मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं?
यहां पर मेरे पास 20 लीटर पानी है, वहां 5 लीटर पानी था, टेम्परेचर सेम है, टी केल्विन पहले भी था अभी भी है, और 1 यूनिट बढ़ाना है टेम्परेचर। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी सर। देनी पड़ेगी। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि अमाउंट अलग अलग होने पे हीट कैपेसिटी अलग अलग हो जाती है। अब हम चाहते हैं सब जो यूनिफॉर्म एक जैसा हो। तो अब अगर ऐसा सोचो कि मैं 1 यूनिट लूं, 8 लीटर पानी लेके मैं इसको टी केल्विन से T+1 केल्विन ले जा रहा हूं, तो 1 यूनिट ये भी बढ़ाना है, ये टेम्परेचर अभी टी केल्विन एक्स्ट्रा भी है। तो इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट मास के लिए है, पानी की डेंसिटी ऑलमोस्ट हम 1 मानते हैं, तो 1 लीटर और 1 किलोग्राम में कोई खास अंतर हम मानते नहीं है, तो इसलिए इसको यूनिट मास भी माना जा सकता है, पानी के लिए तो माना जा सकता है, औरों में नहीं। तो यहां पर अब जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट मास के लिए है, तो इसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इतना समझाने के बाद आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कार्तिकेय के अलावा कोई स्टूडेंट बोलना चाहेंगे? बेटा आप लोगों को बोलना चाहिए, अगर आप लोगों को बोलना नहीं है तो क्लास अटेंड क्यों कर रहे हैं? फिर यूट्यूब पे देख लिया करिए, क्या दिक्कत है ऐसी? किसने कहा आप लोगों से क्लास अटेंड करो? ऐसा कोई प्रेशर मेरा तो है ही नहीं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना तो यूट्यूब पे मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, वहां पढ़ लीजिए आप लोग, क्यों क्लास में जुड़े हुए हैं? बोलिए प्लीज। अगर नॉन सीरियस हैं तो फिर बेहतर है कि क्या करा जा सकता है, ट्वीट करें, और अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी, आपको भी। ऐसा तो है नहीं आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो मुझे कोई अतिरिक्त फायदा होने वाला है। एन जोशी लिखा हुआ है, आप बताइए प्लीज। एन जोशी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? पवन चंद, आप बताना चाहेंगे? यस सर। गलत सही जो भी होगा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बोलिए प्लीज। The energy required to increase the temperature of 1 unit mass by 1 degree बहुत बढ़िया, Celsius. ठीक हो गया। तो अच्छी बात है, आपने सही जवाब दिया है। अब अपने आप डेफिनेशन हो गई, उसे रटने जैसा कुछ नहीं है। हीट कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो जितना भी मास हो चलेगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 यूनिट। यूनिट जो भी है, डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन हो, नॉर्मली हम केल्विन को प्रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसको? तो हमारी जो डेफिनेशन है, अगर आप अब इसको समझ चुके हैं अगर, तो इस डेफिनेशन में जो स्पेसिफिक हीट है हम लोग उसको सी से दिखाते हैं, और ये आपके पास इतनी होनी चाहिए, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। क्यों?
आप देखिए डेल्टा टी, अब मान लेते हैं आपके पास जो थर्मामीटर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें 5-5 यूनिट के बाद रीडिंग लिखी हुई हो सकता है ना ऐसा। और यस उसने कहा भाई 1 सीधे ऊपर बढ़ा तो सीधे सीधे सर 1 यूनिट तो इसमें है ही नहीं, 5 यूनिट बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। टेम्परेचर कितना बढ़ा, चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ी, डेल्टा क्यू, तो यूनिट में कितनी पड़ेगी, ऑब्वियसली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक हो गया। आपने कहा सर ये तो ठीक है 1 यूनिट बढ़ाने के लिए एनर्जी है, लेकिन पता लगा कि आपने 8 किलो आपको मिला ही नहीं, आपने 5 किलो या 10 किलो पानी उबाल दिया, आपने कहा इतना ही था मैंने सारा उबाल दिया, कोई बात नहीं, आपने हो सकता है mkg लिक्विड उबाल दिया, ऐसा सोचिए, और mkg में आपको इतनी एनर्जी चाहिए यूनिट बढ़ाने के लिए, तो 1 kg में कितनी चाहिए, अपॉन m, यही है या नहीं, जरा सोचिएगा लेफ्ट साइड में। यस सर। तो ये स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला आया वो तुक्केबाजी में नहीं है, आप आराम से सोचिएगा कि यार इतना किलो है और उसका टेम्परेचर हमने कुछ बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। जिस समय अब इस फॉर्मूले में आप खुद सोचिएगा, जिस समय M1 होगा और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन हो जाएगा, 1 यूनिट लिख देता हूं लो, तो उस समय जो एनर्जी आपने ये प्रोवाइड की दैट इज स्पेसिफिक हीट, यही तो बोल रहे हैं बहुत देर से। तो सभी लोगों को स्पेसिफिक हीट समझ में आई या नहीं आई, कि स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस फॉर्मूले का काफी यूज करेंगे बच्चों। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डी क्यू या डेल्टा क्यू, आपकी इच्छा है आप क्या लिखना पसंद करेंगे, इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी या डी टी, डेल्टा या डी एक ही बात है। जहां डी लगता है बच्चों वो डेल्टा का बहुत छोटा फॉर्म है, डेल्टा तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, डी इतना छोटा होता है जिसके आगे डी लग जाए, कैलकुलस में ये समझिए वो इतना छोटा है जितना छोटा आप सोच सकते हैं, वो इतना छोटा है। तो फिर यहां से आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसी फॉर्मूले से कि डी क्यू इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन अगर करें दोनों साइड तो सी और एम तो कांस्टेंट हो जाएंगे डी टी, तो ये क्यू इक्वल टू, आपके पास कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम बाहर आ जाए और सी भी बाहर आ जाए और डेल्टा टी, टी टी है मतलब टी, चेंज इन टी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं पर क्वेश्चन करने में, कि अगर आपने, मतलब मैं इसका एप्लीकेशन समझा रहा हूं आपको, सपोज आपने कोई बर्तन आपके पास है, आप ऐसे समझिएगा मेरे पास एक बर्तन है, उसमें mkg कोई लिक्विड है और उसका टेम्परेचर T1 था, गर्म करने पे कितना हो गया T2, बढ़ा दिया, तो T2 में से T1 जो चेंज हुआ वही डेल्टा टी हुआ चेंज, mkg आपके पास है, केजी में लिख रहा हूँ सॉरी वो ग्राम में हो गया था, mkg। तो जो भी लिक्विड है, कुछ लिक्विड आप फेमस जो लिक्विड है, वैसे तो आप जानते हैं हर एक सबस्टेंस लिक्विड फेज में पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ ही लिक्विड है, तो उसमें हम लोग पानी को ले लेंगे, कभी दूध के बारे में आ जाएगा, कभी ग्लिसरीन के बारे में होगा, और कोई अगर कोई और केमिकल आएगा तो देख लेंगे, जो भी केमिकल होगा बच्चों उसकी स्पेसिफिक हीट आपको मिलेगी, क्योंकि वो हर एक की कांस्टेंट होती है हर लिक्विड के लिए, वो आपको मिलेगी।
तो स्पेसिफिक हीट आपको मिल जाएगी, आपको C मिलेगा, आपको मास दिया होगा, आपको डेल्टा टी पता होगा, तो आप कहेंगे कि साहब ये लिक्विड था, इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है? क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं? इसका एप्लीकेशन समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है बच्चों। स्पेसिफिक हीट में याद रखिएगा, हमारे आसपास जो भी लिक्विड है उनमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट पानी की है। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। मैं दो एग्जांपल लेता हूं, वाटर और सैंड। सैंड को हम रेत बोलते हैं ना, रेता बजरी आप लोगों ने सुना होगा। और पानी, मैं दो कॉमन एग्जांपल लेता हूं, तो इससे आपको बहुत सारी चीज समझने में मिलेगी। अभी देखिएगा, आपको ना राजस्थान के बारे में समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप लोगों को उसे खेती बाड़ी वाले थोड़ा बहुत माहौल तो देखा ही होगा। हमारे यहाँ बरसात के बाद जुलाई में धान रोपाई होती है, और मान लेते हैं उस समय गर्मी का मौसम तो होता ही है, उमस भी होती है। सुबह 10 बजे या 11 बजे अगर कोई पत्थर है आसपास, मैं पत्थर पे नंगे पैर खड़े हो जाऊं तो कैसा लगेगा? ईमानदारी से जैसा लगता है वो बताइएगा। अरे भाई, जिस समय धान रोपाई का टाइम होता है, गर्मी का मौसम होता है, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा पत्थर है चट्टान जैसा, और गर्म में मैं उसमें नंगे पैर, पैर चप्पल उतार के उस पर खड़े हो जाऊं तो कैसा लगेगा, ये पूछ रहा हूँ। सर पैर जलने लगते हैं। पैर चलने लगते हैं, तो ईमानदारी वाली बात यह है कि उसमें पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर। अच्छा, हम मान लेते हैं सुबह 10 बजे की बात है, और बेटा वहीं पर धान रोपाई वाला आपका खेत है, उसमें पानी, रोपाई होने वाली है, पानी पूरा पड़ा हुआ है। अब आप ऐसे ही उसमें खेत में चले जाओ तो सर वो नहीं लगेंगे तो गर्म नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप सभी लोग सोचिएगा, धूप सुबह आई तो जितनी देर धूप पत्थर में पड़ी उतनी देर पानी में भी पड़ी। पानी भी रुका है, मूव नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मान लेते हैं सुबह जब धूप आते समय पानी का और पत्थर का टेम्परेचर मान लेते हैं सेम है, जबकि हो रहा है कि पत्थर ज्यादा ठंडा होगा वैसे। उसके बाद धूप बराबर देर तक दोनों पे पड़ी, और अभी एक बच्ची ने जवाब दिया कि पत्थर पे पैर रखने लायक नहीं होगा 10 बजे के आसपास सुबह। और जबकि जब बगल में पानी वाला खेत है उसमें चले जाओगे तो बड़ी राहत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि पानी की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होती है? भाई स्पेसिफिक हीट जब ज्यादा होगी तो उस चीज को गर्म करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या नहीं? यस सर। यस सर। आप लोगों ने अभी कहा कि स्पेसिफिक हीट का मतलब है यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि दो सबस्टेंस मेरे सामने हैं जिसमें ज्यादा स्पेसिफिक हीट की जरूरत है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैंने कहा कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिएगा, जाड़ों में जब हम लोग नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं ना, तो हमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और लिक्विड से नहाते तो कम में हो जाता गर्म। तो धान रोपाई वाला जो आप लोगों ने अभी बताया, अब आप ये समझिए, शाम को 6 बजे, 6-7 बजे सूरज ढलता है गर्मियों में, उस समय बच्चों धान के खेत में पैर रखने में पैर चलेंगे। ऐसा होता है या नहीं? यस सर। जिन लोगों ने काम किया होगा वो जानते हैं कि शाम को उल्टा हो जाता है।
और एक बात और, पत्थरों की नॉर्मली पत्थर जो है वही टूट के रेता बजरी बनता है, तो पत्थरों की स्पेसिफिक हीट काफी कम होती है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, और उल्टा भी है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो बच्चों जो डेजर्ट एरिया है ना, जैसे भारत में राजस्थान है और बाकी डेजर्ट में भी दुनिया में, बड़ी परेशानी यह है कि दिन के टाइम पर वहां बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि उनकी स्पेसिफिक हीट कम है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी वो। तो दोपहर तक आते आते जान निकल जाती है डेजर्ट में, इतनी गर्मी हो जाएगी रेता बजरी में। और बच्चों ये भी समझिए कि रात को क्या होगा फिर, उनकी वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। क्या ये सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. आप लोग ये मानेंगे कि तबीयत खराब होने के चांस राजस्थान में ज्यादा है। इतना बीमार तो आप लेह लद्दाख में नहीं पड़ेंगे जितना राजस्थान में पड़ सकते हैं। अरे भाई, ठंडी जगह में तो आपको पता है 24 घंटे ठंडा है। जहां 24 घंटे ठंडा है आप केयर करेंगे। अब जहां दिन में गर्म हुआ आप टी शर्ट में आ गए, और रात को ठंडा हुआ। जो ठंडा गर्म बहुत ज्यादा मौसम जो फ्लक्चुएशन करता है, हमारी बॉडी कई बार उस हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाती। और जब भी ऐसा होता है बच्चों, तो ये मान के चलो कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो डेजर्ट में तबीयत खराब होने के ज्यादा चांस है। तो स्पेसिफिक हीट का एक जो आपको एग्जाम्पल दूसरा मिला, पहला धान के खेत थे, दूसरा आपको यह पता लगा कि डेजर्ट एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन में आपने स्पेसिफिक हीट की मदद से ही चीजें सीख ली। सभी लोगों को यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये बताइएगा। यस सर। आया सर। हाँ बच्चों, एक चीज और आपने महसूस किया सैंड के मामले में, रेता बजरी के मामले में, पत्थरों के मामले में, कि जो जितनी जल्दी गर्म हो रहा वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। और पानी के मामले में आपने महसूस किया कि जो जितनी देर में गर्म हुआ धीरे धीरे, फिर ठंडा भी धीरे धीरे होगा। पानी की ये प्रॉपर्टी बड़ी यूजफुल है किसानों के लिए। आजकल जाड़ों का टाइम है और तराई में आप गौर करिएगा, कोहरा काफी, पाला गिरता है रात को, इसमें ना फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई खेतों में ऐसा करते हैं किसान की रात को सिंचाई करते हैं, शाम के टाइम पे पूरे खेत में पानी भर दीजिए। पानी अब एक लेवल से नीचे टेम्परेचर नहीं आने देगा, तो खेत में पाला नहीं पड़ेगा, आपकी फसल बर्बाद नहीं होगी। आप में से किसी बच्चे को यह कंसेप्ट मालूम है या नहीं है? नहीं सर। नहीं नो है। सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से किसान वाली बैकग्राउंड से कई बच्चे आप में से आते हैं, शायद नहीं आते हैं तो आप अपने आसपास ना किसी किसान से पूछिएगा। किसान को आपके बराबर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट नहीं आता होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे यह पता है कि रात को अगर फसल की सिंचाई की जाए तो पाला नहीं पड़ता, पाले से फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की। क्यों नहीं पड़ता होगा? क्या मैं समझा पाया आप लोगों को अच्छे तरीके से? यस सर। यस। चलिए ठीक हो गया। तो बच्चों ये हो गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट के 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताए। एक धान के खेत की बात की थी, एक ये जाड़ों की बात की मैंने जब पाला नहीं पड़ता, और तीसरा मैंने राजस्थान या डेजर्ट एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन पे बातचीत की आपसे। उम्मीद है आपको स्पेसिफिक हीट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और स्पेसिफिक हीट के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, वो आसान होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब बताता हूं लेटेंट हीट के बारे में।
कि लेटेंट हीट क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में। बदकिस्मती ये है बच्चों कि अधिकतर बच्चों को ये समझ नहीं आता कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या अंतर है। तो चलिए आज अगर आप ध्यान से सीखते हैं तो लेटेंट हीट सीखिएगा। इस पे पहले तो बात नहीं हुई है ना? हुई थी पहले की किसी क्लास में? नो सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी, वो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का है। जैसे बिहेवियर में होता है ना, तो वैसे वेपर में भी है। आजकल तो आप लोग कलर में भी देखते होंगे, ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि कलर की स्पेलिंग ये है, और अमेरिकन इंग्लिश नीचे वाले को कह देती है। तो ऐसे ही वेपर में भी है, VAPOR लिखते हैं कई लोग। अब हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से पढ़े हुए लोग हैं, तो हमें VAPOUR ही लगता है वेपर। चलिए खैर ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इस कंसेप्ट में अगर आप सुनते और समझते हैं तो। समझना बच्चों ज्यादा जरूरी है, लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना। लिखा हुआ तो किताब में है ही, मैंने कोई नई खोज थोड़ी की है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, थोड़ी देर ऐसा देखते हैं, एक छोटा सा मैं ग्राफ खींचता हूं, और सपोज ये एनर्जी का ग्राफ है और ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ये रफ है, मतलब एग्जैक्ट कुछ नहीं है ऐसा। मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन में बर्फ है, और वो बर्तन में बर्फ का टेम्परेचर, मैंने थर्मामीटर घुसेड़ दिया बर्फ में, तो पता लगा -10 डिग्री सेल्सियस है बर्फ का टेम्परेचर। चलिए ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके नीचे एक बर्नर जलाया और थर्मामीटर इसी में डाल रखा है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ी। तो देखो बच्चों, एक तरफ एनर्जी मिल रही है और एक तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एनर्जी भी आप दे रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन का होगा, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ते गए। ठीक है, टेम्परेचर -10 है, अगर ये थोड़ा सा बढ़ेगा, मान लो 1 डिग्री बढ़ा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? -11। हाँ या ना? -9। -9। अब भाई बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है? सर -9 ही होगा। वेरी गुड। -10 है तो रियल लाइन में फिर -9 आएगा, क्लियर है ना? फिर -8 होगा, ऐसे करते रहो तो -1 पे भी आएगा। -1 के बाद बच्चों ये 0 पे आएगा। प्लीज याद रखिएगा, जब तक ये -10 से 0 तक आ रहा था, ये किस फॉर्म में है? आइस। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। अभी क्या है, शब्दों पे गौर करिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। यहां तक आते आते आपकी सारी एनर्जी आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में लगी है ना? जो एनर्जी आप दे रहे हैं बर्नर से, वो क्या कर रही है, उसका क्या उपयोग हो रहा है? सर आइस का टेम्परेचर बढ़ा लिया। आइस का टेम्परेचर, बिल्कुल। अब लेकिन बच्चों कहानी बदलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब सारी की सारी आइस 0 पर होती है, तो यहां से आइस अपना फेज चेंज करने लगती है, और वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आएगी। फेज चेंज अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फ्यूचर में कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां केमिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे डिटेल में कि फेज चेंज कितना बड़ा चैप्टर है, आपको तब महसूस होगा। हमें तो लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, बर्फ पिघल गई पानी बन गया, या पानी जम गया बर्फ बन गई। लो, मैंने खुद BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा था फेज चेंज प्रोसेस, और तब महसूस हुआ कि ये तो बहुत ही डिटेल में बहुत जबरदस्त चैप्टर है। मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस इतना बता रहा हूं कि जब सारी की सारी आइस 0 पे आ जाएगी,
जीरो टेम्परेचर पर, तो आइस अपना फेज चेंज करेगी सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में। अच्छा, तो उस दौरान भी आप एनर्जी तो दे रहे होंगे, लेकिन इस दौरान जो एनर्जी आप दे रहे हैं बच्चों, अभी तक एनर्जी का एकमात्र उपयोग था टेम्परेचर बढ़ाना, लेकिन जीरो पर आने के बाद एनर्जी का रोल बदल जाता है। एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी थोड़ी देर, अब वो पूरी की पूरी आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी। कब तक? जब तक आइस का लास्ट पार्टिकल भी वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक फेज वो आएगा जब आपके पास 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इस दौरान आप एनर्जी तो देते रहे, लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उससे फेज चेंज हुआ। क्या मैं समझा पाया आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब बच्चों जब सारा का सारा यहां पर पानी में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वही कहानी होगी। अब एनर्जी का एकमात्र रोल है टेम्परेचर बढ़ाना, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर टेम्परेचर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, अब 99 पे आ गया। 99 के बाद कहां पर आएगा? 100 डिग्री पे। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर। तो बच्चों जिस समय 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ध्यान से सुनिए, वाटर है, यहां पर भी फिर एकदम कहानी फिर बदल जाती है। यहां पर अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब यहां पर फेज चेंज होगा लिक्विड से गैस, और तब तक होगा जब तक लास्ट मॉलिक्यूल वाटर का वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी भी मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर भी मिलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी मिलेगी। दो ऐसे बिंदु हैं, दो ऐसे टेम्परेचर हैं जहां पर दोनों फेज में आपको सब्सटेंस मिलेगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या किसी को हो नहीं गया सर। आया? तो बच्चों ऊपर देखिए, लेटेंट हीट के 2 पार्ट क्यों किए होंगे? अच्छा एक बात बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, टेम्परेचर दोनों का सेम है या नहीं है? यस सर। सेम है सर। टेम्परेचर सेम है। अच्छा बच्चों, एनर्जी भी दोनों की सेम होगी क्या? नहीं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? सर की। है? कोई और बताइएगा, कोई बात नहीं। हेलो? सर वाटर की। हाँ, अरे जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी ना, आप तो एनर्जी दे ही रहे थे ना कार्तिक जी? यस सर। भाई आप तो एनर्जी देते जा रहे थे, तो वो एनर्जी 0 डिग्री वाटर के पास होगी या नहीं? यस सर। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और अधिकतर वो सही है, लेकिन ये 2 पॉइंट बड़े कंफ्यूजिंग है। फेज चेंज होता है जहां पर, वहां पर टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी एनर्जी ज्यादा किसमें है? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर, टेम्परेचर सेम है, एनर्जी ज्यादा किसमें होगी? सर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। वेरी गुड, वाटर में। अच्छा, अब मैं कार्तिकेय के बदले किसी और बच्चे से आंसर जानना चाहूंगा। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, एनर्जी ज्यादा किसमें होगी बच्चों? वेपर में सर।
वेपर में ज्यादा एनर्जी हो गई। तो अगर किसी ने पनिशमेंट दिया कि 100 डिग्री है, पानी से जलना पसंद करोगे या भाप से, तो खतरनाक ज्यादा क्या हुआ? सर भाप से। भाप। हाँ, स्टीम ज्यादा खतरनाक होती है बच्चों। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है, भले टेम्परेचर सेम हो तब भी। इसीलिए कभी भी आप लोग जब प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, चावल वावल बनाते हैं घरों में, या जो भी बनाते हैं खाना, तो खाना बनते ही आपके घर वाले क्या करते हैं, प्रेशर कुकर की सीटी वो जो ऊपर से होती है विजय, वो हटा के सारी वेपर बाहर निकाल देते हैं। वो बेवकूफी है। आपने इतनी गैस खर्च की पानी को भाप बनाने में, अरे वो भाप को पकाने दो ना भाई, पूरा खाने थोड़ी देर रुक जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा। अब तुमने सारी वेपर बनाई और फिर निकाल दी, फायदा क्या हुआ? चलो वो तो एक पर्सनल मैटर है, जिसको जो करना है वही करते रहिए। अब ये बताइए, यहां पर अगर मैं एक रफ ग्राफ खींचूं तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, थोड़ी देर ऐसा आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। 100 डिग्री के आसपास, ये 100 के आसपास है, ये 0 के आसपास, थोड़ी देर ग्राफ जो है ऐसा हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है थोड़ी देर के लिए। हो जा रहा नहीं ऐसा दो जगह? यस सर। टेम्परेचर ग्राफ हॉरिजेंटल होने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का मतलब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। इतना मैथ्स जानते होंगे बच्चे? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो बच्चों 0 पे और 100 पे थोड़ी देर के लिए, जब तक आप फेज चेंज कर रहे हैं तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। आप कह रहे हैं यार मैं तो एनर्जी दे रहा था यार इतनी देर से, पर टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है, क्या बात? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे लिक्विड ने ये सारी एनर्जी अपने अंदर छिपा ली हो थोड़ी देर, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, आप एनर्जी दिए जा रहे हैं। इसीलिए बच्चों लेटेंट हीट के लिए बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में, गुप्त ऊर्जा या ऊष्मा। मुझे बड़ा सही लगा है, मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र रहा। अच्छा, ऐसा लगा जैसे ये एनर्जी छिपा ली हो उसने। क्यों छिपा ली हो? क्योंकि उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया ना इस दौरान। तो फेज चेंज के दौरान आप टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो बच्चों मैं फिर लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से। क्लियर है ना? यस सर। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इन दोनों का, दैट इज ये ऊपर वाला जो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दूसरा नीचे वाला, 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर का जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाम से ही क्लियर है यार। तो बच्चों लेटेंट हीट कहां पर यूज होती है? फेज चेंज के टाइम पे। जो लेटेंट हीट का कंसेप्ट है वो कहां पर यूजफुल है? सर फेज चेंज के टाइम पे। फेज चेंज के समय। और स्पेसिफिक हीट का जब आया था तो वो सेम फेज में था मामला, वो फेज चेंज नहीं था, एक ही फेज में टेम्परेचर बढ़ाने की बात हुई थी बस। तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में अंतर समझ में आ पाया या नहीं? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हम ये लेटेंट हीट वाला ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सर जब 0 डिग्री पे सर आइस वाटर में बदलती है तो सर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है आइस के मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल कंपैरेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हाँ, पे। वो वेपर के मॉलिक्यूल ज्यादा डायनामिक होंगे। हाँ। ओके सर। तो बाकी बच्चों को क्या मैं लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का अंतर समझा पाया बच्चों? यस सर। और स्पेसिफिक हीट तब है जब फेज चेंज नहीं है, मतलब एक ही फेज है, बस उसको
मतलब ये था, हमने लिक्विड की स्पेसिफिक हीट पढ़ी वैसे भी। गैस की स्पेसिफिक हीट जब पढ़ेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा मैं, तो गैस की 2 स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे हम, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बड़ी लंबी स्टोरी है, शानदार है वो भी, बहुत इंजॉयबल। अभी लेकिन जहां फेज चेंज होता है वहां के बारे में जरूर याद रखिए। और प्लीज ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला था Q इक्वल ये C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा बच्चों। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां डेल्टा टी 0 आ जाएगा। लेटेंट हीट के मामले में आएगा या नहीं आएगा, सोचो। यस सर। हाँ सर। अरे भाई, 0 की आइस, 0 का वाटर, तो डेल्टा टी तो 0 हो जाएगा ना। 100 की वाटर, 100 की वेपर, तो डेल्टा टी वहां भी 0। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। यहां पर क्या लगेगा, हम लोग आगे फिर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आज आप लोगों से सजेशन है कि आप चाहे यूट्यूब पे जाएं या अपनी किताब में SC वर्मा सर की बुक से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, अच्छी तरह से लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट पे फिर आगे बात करते हैं। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज। नहीं तो हम लोग फिर अभी 6:30 बजे